हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज। आज हम अपनी जो एग्रीकल्चर की सीरीज है उसमें एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे। एग्रोनॉमी के हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, है ना। एक दो क्लासिफिकेशन आपके और बचे हुए हैं। उम्मीद थी कि 2 ही में कंप्लीट हो जाएगा, बट एक दो क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंट लग रहा है तो हम उसको भी एक वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे हमारा सॉइल साइंस का पोर्शन, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने पूरा कर लिया तो आप एक तरीके से सारी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, है ना। बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट के अंडर पढ़नी पड़ती है, इसलिए हम फिर कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, जैसे प्लांट पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें, है ना। आज शुरू करते हैं हमारे सॉइल साइंस का पोर्शन। तो नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है। सीधे टॉपिक पे आते हैं कि सॉइल साइंस मतलब, सॉइल मतलब मृदा, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना, या मिट्टी कह लीजिए। और साइंस मतलब किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी को हम साइंस कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज़ के सिस्टमेटिक स्टडी को विज्ञान कहते हैं। तो सॉइल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हालांकि ऐसे जब आप देखोगे तो अगर एक इकोनॉमिस्ट से पूछोगे तो उसको लैंड दिखाई देगा, है ना। फार्मर से पूछोगे तो मिट्टी कहेगा वो, ठीक है। तो या फिर किसी जियोलॉजिस्ट से पूछोगे तो कहेगा रॉक्स और मिनरल्स थे बहुत सारे, फिर उसके बाद फॉर्मेशन हुआ और ये बना। कुछ वैसा ही व्यू लेके हम चलेंगे, है ना। लेकिन स्पेसिफिक अप्रोच हमारी रहेगी फार्मर्स की तरफ, या फिर कह सकते हैं कि साइंटिफिकली हम फार्मर्स की तरफ जाएंगे, या फिर क्रॉप्स की तरफ जाएंगे सॉइल को लेकर, ठीक है। सॉइल क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सॉइल हमारा एक लैटिन वर्ड है। कौन सा? सोलम। सोलम से बना है हमारा सॉइल, है ना, जो कि एक लैटिन वर्ड है ना। इसका अर्थ या कहें मीनिंग क्या होती है, तो इसका मीनिंग होता है टू फ्लो। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कह लें आपके, 2 क्वेश्चन आपके यही प्रिपेयर हो जाता है कि सॉइल किस वर्ड से बना है, सोलम से बना है, कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, लैटिन भाषा से बना है ये शब्द सोलम, है ना। इसको हिंदी में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, कहीं कहीं मतलब हिंदी में आपको मिलेगा ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सोलम और लैटिन किस लैंग्वेज से बना है ये। और इसका अर्थ होता है टू फ्लोर, ठीक है, या फिर सिर्फ फ्लोर भी कह सकते हो। अब सही है, आसान रहेगा याद करने के लिए। आप फ्लोर भी आपने याद कर लिया तो ऑब्जेक्टिव में एक तो सही लगा दोगे। हालांकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग टू फ्लोर होता है ना। सॉइल साइंस के 2 पार्ट होते हैं। सॉइल साइंस को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। कौन कौन से? पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। ये मतलब 2 मेन पार्ट हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी वैसे क्रिएट होता है, आगे डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी है क्या, और इसको पेडोलॉजी क्यों कहते हैं। मतलब आप इसको कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप याद रख सकते हो कि नहीं पेडोलॉजी इज रिलेटेड टू सॉइल साइंस, है ना। पेडोलॉजी किससे रिलेटेड है? आपका सॉइल साइंस से। तो अगर सॉइल का सबसे छोटा यूनिट जिसके अंदर जिसको आप सॉइल कह सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडॉन, ठीक है। तो पेडॉन से ही आया आपका पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी ये आपकी 2 स्ट्रीम्स हैं किस चीज की? सॉइल साइंस की। इसे पढ़ते क्या है? पेडोलॉजी में आप स्पेसिफिकली क्या पढ़ते हो? पेडोलॉजिस्ट होता है ना। अभी यह समझाता। पेडोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो कि जब सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस टाइप की सॉइल है ना। तो ये कंप्लीट साइंटिफिक अप्रोच। तो कंप्लीट साइंटिफिक अप्रोच जो होती है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू, यहां देख लो, ओरिजिन, फॉर्मेशन या फिर क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ आप जहां पढ़ते हो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। अब इडेफोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी में आपने साइंटिफिक अप्रोच देख ली, है ना, कुछ हमारे भी काम का होना चाहिए फार्मर से रिलेटेड। तो जब इडेफोलॉजी को पढ़ते हैं तो इडेफोलॉजी में हम सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट टू द प्लांट, या फिर उसकी ग्रोथ के से रिलेटेड, है ना। तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, उसको नरिशमेंट क्या क्या प्रोवाइड होगा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब की सब हम इडेफोलॉजी में पढ़ते हैं। और ओरिजिन मतलब कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ, किस तरीके से आपकी मृदा बनी, उसमें कौन कौन से प्रकार हो रहे हैं, ये सारा कुछ हम देखते हैं पेडोलॉजी के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? 2 चीजें हैं, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, या फिर मृदा की उत्पत्ति, उद्भव या और उसके प्रकारों से मतलब कि ओरिजिन, फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड स्टडी को क्या कहते हैं।
तो उसको हम पेडोलॉजी बोलेंगे। मृदा का जो रिलेशन है ना, आपकी सॉइल का जो रिलेशन है किससे, क्रॉप से, न्यूट्रिशन से, प्लांट ग्रोथ से, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एडेफोलॉजी, है ना। अब आपका मृदा बना किससे है, किस चीज को आप सॉइल कह रहे हो, तो सॉइल देखो आप नॉर्मली जो अपर मोस्ट लेयर है या फिर अर्थ क्रस्ट जो है आप उसको सॉइल कहते हो, ठीक है, इन जनरल लैंग्वेज। सॉइल के 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो मिल के सॉइल को बनाते हैं, ठीक है, जो आप मृदा जिसपे आपके प्लांट ग्रो कर रहा है ना। अच्छा पहले ये जान लो कि हालांकि जरूरी है नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी जान लो कि साइंटिफिकली हम सॉइल को कहते हैं क्या है, वन ऑफ द इजीएस्ट डेफिनेशन देख लेंगे। तो इजी डेफिनेशन क्या है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ जिसके ऊपर आप अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हो और वो आपके प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ना, मतलब उसको खड़े होने के लिए यांत्रिक सपोर्ट जो प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको आप मृदा बोलते हो, है ना। सो एक ही टाइम पे पूरी चीज क्या है कि अर्थ क्रस्ट पे पड़ी वो लेयर जो आपके प्लांट को न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, उसको हम बोलेंगे सॉइल, ठीक है। सॉइल किस किस चीज से मिलके बनी है, तो सॉइल में हमारे 2 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं पोरस और एक होते हैं सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स पता चल रहा है, और पोरस मतलब जो सॉलिड्स के अलावा जो चीजें हैं लाइक गैप्स इन द सॉलिड, है ना, वो पोरस पोर्शन है आपका, ठीक है। इसमें लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं, है ना। तो मेन आपका 2 पार्टीशन है, फर्स्ट वन इज पोरस, अनदर वन इज सॉलिड। इसका डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% का है ना। कंपोनेंट्स आपके 2 टाइप के हैं, पोर एंड सॉलिड, दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% का है। बट जब फर्दर क्लासिफिकेशन होगा तो ये और भी बटेंगे। पोरस पोर्शन में आपके 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सी, सॉइल एयर एंड सॉइल वाटर, ठीक है। और सॉलिड पोर्शन में भी आपकी 2 चीजें आती हैं, कौन सी, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। मिनरल्स कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, मिनरल्स आपके डिराइव हो रहे हैं जिस चीज से आपका सॉइल बना होगा उससे ही मिनरल्स आएंगे उसमें, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर एक्सटर्नली भी ऐड होता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर फॉसिल्स के फॉर्म में पहले से रहता है ना। सॉइल एयर और सॉइल वाटर, इन दोनों पे हम कंप्लीटली एक डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे आगे। सॉइल एयर देखो वो पोर्शन है जो पोरस पोर्शन खाली होता है, उसके बीच में जो हवा भरी रहती है उसी को सॉइल एयर बोलते हैं, ठीक है। ये भी 2 तरीके होता है, माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स, ठीक है। कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ उनसे थोड़े बड़े होते हैं जिसमें हवा रहती है। सॉइल वाटर जो कि 25% है ना, ये भी 3 तरीके का होता है ना। कहीं कहीं आप देखोगे 4 तरीके का मिलेगा, बट मोस्टली या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें आपको 3 ही टाइप का मिलेगा, ठीक है। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल वाटर जो कि ग्रेविटी के फोर्स से नीचे चला जाता है, आपके रूट जोन के बाहर चला जाता है ना। रूट जोन क्या होता है मैं आगे बताता हूँ, अभी ये समझ लो, ठीक। अच्छा देखिए, रूट जोन होता है जैसे आपका मेन जो सॉइल है ना वो 2 तरीके की होती है, सरफेस सॉइल, सब सरफेस सॉइल, ठीक है। तो ये 0 to 15 सेंटीमीटर का जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं सरफेस सॉइल। आप इसमें ही टीलेज मतलब जुताई बुआई का जितना काम करते हो ना, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में करते हो, उसी को सरफेस सॉइल बोलते हैं। और उसके नीचे का जो पोर्शन है जो कि आप जनरली यूज नहीं करते हो एग्रीकल्चरल वर्क्स के लिए, है ना, कृषि कार्यों के लिए जिस लेयर का इस्तेमाल नहीं करते हो, वो आपकी सब सरफेस सॉइल है। ये 15 सेंटीमीटर से नीचे की जितनी भी सॉइल है आप उसको सब सरफेस सॉइल बोलते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपका पानी आ रहा है जमीन में, है ना, फिर ग्रेविटी का फोर्स इतना ज्यादा है कि वो इस 15 सेंटीमीटर से नीचे चला जा रहा है ना, तो उसको आप बोलोगे सरफेस, उसको बोलोगे ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। और कुछ पानी ऐसा होता है कि वो जो ये पेडॉन्स है ना, इन पेडॉन्स के साथ बड़ी ही ज्यादा फोर्स के साथ जुड़ जाता है। कौन से फोर्स के साथ भैया, तो जब इस फोर्स की बात करेंगे तो वो है एडहेशन फोर्स, ठीक है।
या फिर एडिसिव बोलते हैं कई लोग एडिशन बोलते हैं। ये पेडॉन्स हैं, ठीक है। पेडॉन्स के अंदर जब दो अलग अलग तरीके के आपके मटेरियल रहेंगे, उसके बीच में अगर कोई अट्रैक्शन हो रहा है या फिर फोर्स लग रहा है तो उसको एडिशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जब एक तरीके के मटेरियल्स के बीच में लगता है तो उसको कोहेजन, मटेरियल है, मैटर्स के बीच में लगता है तो उसको कोहेजन बोलते हैं, है ना। तो पेडॉन्स के ऊपर एडिशन फोर्स के कारण जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं इतनी मजबूती से कि आप उनको निकाल ही ना सको, तो उसको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये भी आपके प्लांट के किसी काम का होता नहीं, है ना। इसको भी आपका प्लांट का जो रूट्स होता है ना वो खींच नहीं पाता है। फिर उसके बाद एक तीसरा होता है जिससे कि एक्चुअल में आपका प्लांट पानी ले रहा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर नीचे चला गया, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर इतना चिपक के रह गया कि उसको प्लांट ले ही नहीं पा रहा भैया। तो अब प्लांट कहाँ से पानी लेगा, है ना। तो प्लांट को जो मेन पानी मिलता है वो मिलता है कैपिलरी वाटर से, ठीक है। कैपिलरी वाटर क्या होता है, जब ये पेडॉन्स बहुत सारे चिपके रहते हैं ना, तो इनके बीच में जो जगह खाली है, ये जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे जो पानी रहता है इसको आपके रूट्स आसानी से ले पाते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। मेनली आपका जो प्लांट है वो मेनली नहीं, सिर्फ कैपिलरी वाटर ही आपका प्लांट यूज करता है। ये भी एक क्वेश्चन है, हालांकि हम ये चीज अभी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, है ना। एक वीडियो आएगा इसके ऊपर डेडिकेटेड सॉइल वाटर और सॉइल एयर के ऊपर, है ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती हैं उससे। ये बस अभी आप एक इंट्रोडक्शन ले लो सॉइल का। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है आपका सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या है, मिनरल्स मैंने बताया आपके पेरेंट मटेरियल से डिराइव होगा, मतलब जिस चीज से आपका मृदा बना रहेगा उसमें वो मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, है ना। जैसे देखते हुए कभी कभी कि कोई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे स्पेसिफिक चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती है मिट्टी में, है ना। जैसे कॉटन सॉइल हो गया, है ना, वो अलग तरीके की दिखेगी। पीली मृदा देखोगे वो अलग दिखेगी, उसके कैरेक्टर्स अलग होंगे, उसमें मिनरल्स अलग होंगे, है ना। रीजन क्या है भैया, क्योंकि जमीन तो एक ही है। सेम एल्टीट्यूड पे भी देखोगे तो अलग अलग मिल जाती है ना, मतलब अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे लेकिन सेम एल्टीट्यूड है स्टिल अलग अलग मिलती है। कारण क्या है कि उसमें उनका जो पेरेंट मटेरियल रहा है ना वो अलग अलग था, इस वजह से वो अलग है ना। तो ये मिनरल 45% होते हैं, ये डिराइव होते हैं आपके पेरेंट मटेरियल से। और ये ऑर्गेनिक मैटर है ना, जिसकी कमी भारतीय मृदाओं में पाई जाती है ना। ऑर्गेनिक मैटर जिस मिट्टी में 5% रहेगा ना उसको हम ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। भारतीय मृदाओं में एक और चीज की कमी पाई जाती है, दैट इज जिंक। जिंक, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय मृदाओं में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो उसका आंसर होता है जिंक, ठीक। इसको नोट कर लेना, हालांकि अभी अगर आगे कहीं जरूरत पड़ेगी खैरा डिजीज वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब पड़ेगी, चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि ऐसी चीजें निकल जाती हैं मुंह से और पूछ ली जाती हैं, है ना, वो बहुत काम की होती हैं। ये हो गया आपका, समझ में आ गया कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो ये आपका पूरा एक पैड डाउन समझ लो, या एक सॉइल का टुकड़ा समझ लो। इसमें 50% पोरस स्पेस है, 50% सॉलिड स्पेस है। पोरस में दो चीजें हैं, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, मिनरल्स मतलब, और सॉलिड में दो चीजें हैं, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन इनका परसेंटेज डिवाइडेड है, परसेंटेज यहाँ पे अलग है। 5% ही आपका ऑर्गेनिक मैटर पाया जा रहा है, 45% आपका मिनरल्स पाए जा रहे हैं, है ना। तो इसको बनाना बड़ा आसान है। अब एक बार अगर इसको देख लिया ध्यान से तो ये हमेशा बन जाता है। एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसको हाफ पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब जो इसका हाफ, ये हो गया आपका पोरस और सॉलिड्स, इसका हाफ पोर्शन है, इसको और हाफ में डिवाइड कर दो। ये हो गया आपके सॉइल एयर, सॉइल वाटर, ठीक है, समझ आ गया। अब ये पोर्शन है, इसमें 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर, 45% आपके मिनरल्स हो गए, है ना। अब अर्थ क्रस्ट, जिसकी बार बार बात आ रही थी, है ना, क्रस्ट कोर और मेंटल, सब जानते हो, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है या दो वर्ड कह लें, सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल हॉरिजॉन्स, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको अभी समझ लोगे तो आगे सब कुछ पढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्स को कई लोग हॉराइजन भी बोलते हैं, तो दोनों ही डिक्शन सही है, ठीक है। किसी को जज मत करिएगा अगर कोई कुछ अलग बोल रहा है तो, या फिर आप कुछ अलग बोलते हैं हम कुछ अलग बोलते हैं तो, ठीक है।
होराइजन या हॉरिजॉन जिसको जो कहना है वो कहे। प्रोफाइल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अर्थ है हमारी, है ना। इसमें से हमने क्या किया कि एक जैसे केक होता है ना, केक केक देखा है बर्थडे वगैरह पे काटता है। केक से आप जैसे एक पीस काट के निकालते हो, है ना। उसमें बहुत सारी लेयर्स रहती हैं, है ना। केक की एक लेयर होती है, दूसरी लेयर होती मतलब एक लेयर होती है क्रीम की, उसके नीचे होता है ब्रेड, ब्रेड के नीचे फिर होता है क्रीम, फिर ब्रेड, फिर क्रीम, और सबसे बेस में होता है आपका थोड़ा मोटा वाला ब्रेड। थोड़ा मोटा नहीं है, इक्विवेलेंट ही होता है शायद, पता नहीं, मैंने कभी स्केल लेके नापा नहीं है। हाँ, कुछ वैसा ही सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक पीस आप काट के निकाल लो, ये जो पीस काटा है इसको यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको बड़ा, अब आपको समझ में आएगा। तो ये जो सेक्शन आप काट के निकालते हो ना सॉइल का, इसी को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। जब आप एक पूरा सॉइल का सेक्शन काटोगे, है ना, तो उसको बोलेंगे हम सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। उसको मतलब कंबाइंडली सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक, ये पूरा का पूरा सेक्शन को ही सॉइल प्रोफाइल कहा जाएगा। इसको ये पूरा आपका सॉइल प्रोफाइल है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ एक इमेज डाल दूं, है ना, जिससे आप लोग ज्यादा समझ आ जाए। अब इस सॉइल प्रोफाइल में आप सबसे ऊपर जो देख रहे हैं वो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर विच इज, अच्छा होराइजन्स की पहले डेफिनेशन देखो, सॉरी। इसमें जो अलग अलग सेक्शंस आपको दिखाई देंगे, है ना, वो सभी सेक्शंस इंडिविजुअली होराइजन्स हैं, ठीक है। उस सेक्शन को इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा, होराइजन बोला जाएगा। और पूरे प्रोफाइल को या फिर पूरे सेक्शन को कंबाइंडली, मतलब हिंदी में भी बता दें, हिंदी स्टूडेंट्स जिन बच्चों को हिंदी समझ आती है, कि अलग से अगर आप एक सेक्शन को देखोगे, है ना, एक भाग को देखोगे तो उसको होराइजन बोलेंगे। और जो पूरा मतलब पूरा का पूरा संगठित स्वरूप है उसका, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप प्रोफाइल बोलो, ठीक है। तो आपने एक अर्थ के टुकड़े से एक सीधा सेक्शन काटा, है ना, उसको एज इट इज उठाया या फिर एज इट इज देख रहे हो तो उसको बोलेंगे हम सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। उसको अगर वैसे का वैसे ही दर्शा दिया गया पूरा का पूरा एक साथ अलग किए बिना, उसको सॉइल प्रोफाइल बोलेंगे। और अलग अलग अगर एक एक सेक्शन का अलग अलग देखोगे तो उसको बोलेंगे, या फिर अलग अलग बताना चाहोगे तो उसको होराइजन बोलेंगे, ठीक है। साफ दिख रहा है यहाँ पे। इसमें मेन हमें, है ना, हमें इसमें मेन 4 सेक्शंस पढ़ने होते हैं, ठीक है। ओ, ए, बी एंड सी। सबसे ऊपर आता है आपका ओ होराइजन, ये सबसे ज्यादा डार्क होता है कलर में, ठीक है। कलर इसका सबसे डार्क होता है, न्यूट्रिशन कंटेंट इसका हाईएस्ट होता है इन कंपैरिजन द लोअर लोअर डिविजन्स या फिर लोअर होराइजन्स, ठीक है। लेकिन ये हर जगह पाया भी नहीं जाता है। ओ होराइजन जो होता है आपका मोस्टली आपके फॉरेस्ट लैंड में पाया जाता है, जहां पे पत्तियां लगातार गिर रही हैं, ह्यूमस लगातार क्रिएट होता जा रहा है ना। तो ओ होराइजन होता कुछ नहीं, आपका मेन ह्यूमस होता है जो कि पत्तियों वगैरह से या फिर पूरी तरीके से जो चीजें कन्वर्ट नहीं होती हैं, डिकम्पोज नहीं हुई रहती हैं, उसको ही हम ओ होराइजन बोलते हैं। और ये हर जगह पाया भी नहीं जाता है ना। फिर आता है ए। तो जब आप जहां कल्टीवेशन कर रहे हो वहां स्टार्टिंग जो होती है सॉइल सरफेस की ना, वो ए से ही शुरू होती है ना। तो ए होराइजन जो होता है ये आपका मेन लैंड होता है जिसमें आप कल्टीवेशन करते हो, और इसको हम बोलते हैं सरफेस ऑफ लीचिंग आउट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहां से लीचिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है ना। पानी वगैरह जाता है या फिर कुछ भी होता है तो ऊपर से नीचे जाता है, तो यहाँ से लीच आउट बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, सरफेस ऑफ लीचिंग आउट किसको बोलते हैं, ठीक है। होराइजन ऑफ लीचिंग आउट किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इलूवियल होराइजन, इलूवियल, ठीक है। ये होराइजन को इलूवियल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इससे जितने भी मतलब सबसे ज्यादा लीच आउट इसी से होता है। लीच आउट मतलब आपके न्यूट्रिशन का बहाव, है ना, न्यूट्रिशन बह जाता है इससे। पानी जब ऊपर से आएगा तो ये नीचे की तरफ बहा जाता है। अब ये न्यूट्रिशन बह के जा कहाँ रहा है ना। एक और चीज कि इसका जो कलर होता है ए होराइजन का, ऊपर ओ होराइजन से डार्क होता है, गाढ़ा होता है, सॉरी ओ होराइजन से हल्का होता है रंग में, लेकिन इसके नीचे वाले जो होराइजन है उनसे गाढ़ा होता है। गाढ़ा होता है इसका मतलब क्या, न्यूट्रिशन कंटेंट इसका ज्यादा है नीचे वाले होराइजन से, ठीक है। जो जितना गाढ़ा रहेगा उसका न्यूट्रिशन कंटेंट उतना ज्यादा होगा। जैसे कि
महाराष्ट्र की ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लेती है, और महाराष्ट्र की ब्लैक कॉटन सॉइल में न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए वो काली है। ठीक है, और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन काली मृदा है मतलब उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट हाई है। ठीक है, मेन रीजन ये नहीं होता। बी होराइजन, ए से हल्का रंग में, है ना, और इसमें एक्यूमुलेशन होता है, जो ऊपर से बह के आ रहा है ना, वो यहीं पे एक्यूमुलेट होता है। तो मतलब कहने का ये है कि ए जो आपका होराइजन है ना, उससे वॉश आउट हो रहा है, वो जोन ऑफ वॉशिंग आउट है, वहां से न्यूट्रिशन नीचे बह के आ रहा है, लेकिन ए का रंग गाढ़ा होगा क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट ज्यादा है। उसके ही नीचे आने पे हमें मिलता है बी होराइजन। बी होराइजन का रंग ए से हल्का होगा, और लेकिन ये जोन ऑफ वॉशिंग इन इसको बोलते हैं, है ना, एक्यूमुलेशन यही होता है, जो भी कुछ ऊपर से बह के आएगा, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सिलिकेट क्ले हो गए, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, जितने भी ऑक्साइड वगैरह होंगे वो सब ऊपर से बह के आएंगे और नीचे इकट्ठा होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, वो सब यहीं पे इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, इसलिए इसको वॉशिंग इन बोलते हैं, और इसको वॉशिंग एक है ना, और इसको बोलते हैं वॉशिंग, और ए को बोलते हैं वॉशिंग आउट। ठीक है, बी को इल्यूविएट। ठीक है, इसी को बोलेंगे जोन ऑफ वॉशिंग आउट, इसको बोलेंगे वॉशिंग इन। ठीक है, जो यहां से बह के आएगा वो यहाँ पे एकत्रित होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके आता है, नीचे आता है सी। तो यहाँ पे मेन आपका पेरेंट मटेरियल होता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि ये पेरेंट मटेरियल से मैच नहीं भी करता है। पेरेंट मटेरियल का मतलब जिससे जो आपके जिससे आपका निर्माण हुआ है ना, आपके पिता माता वो आपके पेरेंट हैं, वैसे ही मिट्टी का जिससे निर्माण हुआ है वो इसका पेरेंट है। मोस्टली यहाँ पे पेरेंट मटेरियल होता है वो अनकॉन्सोलिडेटेड होता है, मतलब वो पूरी तरीके से अभिभ्रंशित नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से टूट के मतलब वो सॉइल में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, या फिर कैसे होता है, इसका नेक्स्ट इसके बाद एक वीडियो आने वाला मतलब आएगा इसी सीरीज में आगे, जो होता है फॉर्मेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मृदा का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा। इसमें होता है कि जिससे बना वो मोस्टली अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में, मतलब पूरी तरीके से अभिवंशित ना नहीं होता है, जिसमें उस फॉर्म में वही पड़ा रहता है। ठीक है, और उसके नीचे जो आपको दिख रहा है वो बेडरॉक है। बेडरॉक मतलब कुछ नहीं, पत्थर होता है वो, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक चीज जो याद करने लायक है, आई होप ये आप लोग लिख लिए हैं, या फिर नीचे लिख देते हैं, चलो। इसमें एक चीज जो याद करने लायक है वो होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सोलम किसको बोलते हैं, या किन दो हॉरिजॉन्स या तीन हॉरिजॉन्स को मिला के रेगोलिथ बोलते हैं, या फिर हॉरिजॉन ए और बी को कंबाइंडली एक साथ क्या बोला जाता है। ठीक है, तो जब होराइजन ए और बी को आप कंबाइंड करोगे, ए प्लस बी, इसको बोलेंगे हम सोलम। याद है सोलम कहाँ पड़ा है, सोलम से ही ये शब्द बना है। ठीक है, और अगर आप a प्लस बी प्लस सी तीनों होराइजन्स की बात करोगे तो वो क्या बनेगा, उसको बोलेंगे हम रेगोलिथ। ठीक है, रेगोलिथ किसको बोलेंगे, जब हम तीनों को मिलाएंगे तो हम उसको बोलेंगे रेगोलिथ। ठीक है, यहां लिख देते हैं कहीं, आई होप ये हो गया होगा। साथ साथ में नोट्स बनाया करो, आपको मिलेगा भले, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद से ना बना। हो सकता है कि हम जो पढ़ा है वो लिख के ना दे क्योंकि वो प्लान ना रहा हो, जैसे वो जिंक वाली बात हो गई, है ना। है ना, समझ में आ गया। तो a प्लस बी होराइजन को अगर एक साथ देखोगे तो इसको बोलेंगे हम सोलम। a प्लस बी को अगर हम b प्लस सी तीनों को अगर हम एक साथ बोलना चाहें तो हम उसको बोलेंगे रेगोलिथ। ठीक है, एक और चीज की क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सॉइल में ओ होराइजन नहीं पाया जाता है, तो एरेबल सॉइल्स में कह सकते हो कि नहीं पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है, तो फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है। ठीक है,
आज की वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से आज, हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम इसके आगे का जो पोर्शन है उसमें पढ़ेंगे कि या तो हम ये पढ़ सकते हैं इनका डिवीजन, मतलब इनका क्लासिफिकेशन, सॉइल, एयर, सॉइल वाटर और मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का क्लासिफिकेशन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, जो समझ में आएगा वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, है ना, अगर आप लकी हो कि आप इसे यूट्यूब पे भी एक्सेस कर पा रहे हो, तो मैं बता दूं कि ये वीडियो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। हमारा कोर्स जो कि BSc AG CU CET BH या फिर कह सकते हैं BHU, पता नहीं उसमें आता है या नहीं आता है, हालांकि चांसेस हैं कि ना आए, है ना। तो हम उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे जो कोर्स चलाया जा रहा है ना, ये उसका वीडियो है। और ये क्लास जो आप स्पेसिफिकली देख रहे हो, ये BSc एग्रीकल्चर CU CET और यू कैन से BHU की प्रिपरेशन की क्लासेस में सॉइल साइंस की क्लास थी आज, है ना। इस पे कोर्स पे एग्रीकल्चर मैं ही पढ़ाता हूँ। इस कोर्स में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, डाउट क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, रिटन नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, जब आपके एग्जाम्स आने नज़दीक होंगे, 1 महीने पहले से आपके मॉक एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। और अगर आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आपको, इसको वहां से एक्सेस कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा और इस कोर्स की प्राइसिंग क्या है। ठीक है, ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।